आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं भारत 24 पर 9 बजे द रूबिका लियाकत शो। आज असम के गुवाहाटी में थी, बस एयरपोर्ट पर लैंड की हूं और इसीलिए कहीं और नहीं यहीं से आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं, एयरपोर्ट के बगल की एक सड़क से। गणेशोत्सव को लेकर धूमधाम पूरे देश में देखने को मिल रही है। ये कितना दुर्भाग्य है कि एक धार्मिक यात्रा पर आज मुझे आप सबके सामने पत्थरबाजी की खबर रखनी पड़ रही है, जबकि मुझे ये खबर आप तक रखनी चाहिए थी कि आज पूरे देश ने मिलकर गणेशोत्सव मनाया। चाहे वो मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, धार्मिक यात्रा पर पत्थरबाजी कौन कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो इसका कल्प्रिट पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है। अचानक ये भीड़ कहां से इकट्ठी हो जाती है? ये कौन लोग हैं जो किसी और धर्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहते? इनके हाथों में फूल होने चाहिए थे, लेकिन धार्मिक यात्रा पर पत्थर बरसा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने देखा, नूह को कैसे हम भूल सकते हैं। आज कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वहां हालात कितने खराब हो गए थे ये हम सब ने देखा है। नूह के बाद मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती थी। तो ये कट्टरवाद कहां से एक बार फिर से पनप रहा है, और ये कोई साजिश है क्या? आज इन सारे सवालों का जवाब तलाशती ये रिपोर्ट आपके सामने। ये तस्वीरें देश में गंगा जमुनी तहजीब को तार तार करती है। ये तस्वीरें बढ़ती असहिष्णुता को दिखाती है। ये तस्वीरें देश के भाईचारे को कष्ट पहुंचाती है। ये तस्वीरें कभी नूह में, कभी एमपी में, तो कभी गुजरात में बार बार दोहराई जाती है। गुजरात के नर्मदा जिले में आज दोपहर सांप्रदायिक तनाव शुरू हो गया। गणेश विसर्जन के बाद नर्मदा के सैलांबा इलाके में बजरंग दल ने जब अपनी शौर्य यात्रा निकाली तो उस पर पथराव किया गया। पथराव के बाद आगजनी भी हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर हालात को काबू में किया। सैलांबा इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। जब गणेश विसर्जन के बाद बजरंग दल की ओर से जागरण शौर्य यात्रा निकाली जा रही थी, इसी दौरान जब यात्रा मुस्लिम इलाके से निकाली गई तो कुछ उपद्रवियों ने यात्रा पर पथराव कर दिया। यात्रा में कम पुलिस कर्मियों की मौजूदगी की वजह से भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सका और उपद्रवियों ने जमकर उपद्रव मचाया। इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने उपद्रवियों को नियंत्रण में किया। पत्थरबाजी में घायल हुए लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पथराव के बाद 2 दुकानों में भी आग लगा दी गई। पत्थरबाजी से करीब दर्जन भर मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। सड़कों पर खड़ी दर्जनों गाड़ियों में भी तोड़-फोड़ की गई। पत्थरबाजी में शामिल करीब 10 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से अन्य उपद्रवियों की तलाश जारी है। इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च भी जारी है। पत्थरबाजी की ऐसी ही घटना कल वडोदरा के शामली के मंजूसर गांव में भी हुई थी। यहाँ गणेश विसर्जन के दौरान निकाले जा रहे जुलूस पर मुस्लिम समुदाय की तरफ से पत्थर फेंके जाने के बाद हालात बिगड़ गए थे।
हालांकि पुलिस ने जल्द ही हालात काबू में कर लिए। इस मामले में भी पुलिस ने 10 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। यहाँ भी पुलिस बल तैनात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। एमपी में भी गणेश विसर्जन के दौरान ही ऐसा हुआ। अब ये तस्वीरें देखिए, कैसे पुलिस भी उपद्रवियों के आगे लाचार है, कैसे एक धार्मिक जुलूस को निशाना बनाया गया है। एमपी के धार के कुक्षी में बीती रात शांतिपूर्वक चल रहे गणेश उत्सव पर्व के दौरान अंतिम दिन झांकियों के चल समारोह में अचानक पथराव शुरू हो गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। पथराव के दौरान पुलिसकर्मी सहित 11 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 लोगों को बड़वानी भी रेफर किया गया। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया और फिलहाल इलाके में शांति बताई जा रही है। अचानक शुरू हुए पथराव के चलते निकाली जा रही झांकियों के समारोह में मौजूद बड़ी संख्या में लोगों में अफरा तफरी मच गई। ऐसे में लोगों के अनुसार मौके पर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस के शांति के आह्वान के बाद भी उपद्रवी लोग नहीं माने और घरों की छतों से लगातार पथराव जारी रहा। पुलिस कार्रवाई के बाद फिलहाल शांति बनी हुई है और वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। कभी गुजरात, कभी हरियाणा, कभी एमपी, आखिर धार्मिक यात्राओं पर ही पथराव क्यों? क्या भारत में हम सब मिलकर एक दूसरे के धार्मिक आयोजन को भी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं करते? आखिर एक विशेष वर्ग वालों पर ही हमले का आरोप क्यों? क्या मंथन की जरूरत नहीं है कि धार्मिक कार्य जिसे ईश्वर का कार्य कहा जाता है उस पर भी हम साथ नहीं रह सकते? तो फिर हम कहां जा रहे हैं? एक बात हम सबको समझनी होगी, ये देश सबका है और यहाँ पर अगर हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर किसी तरह की कोई नफरत फैलाने की कोशिश होगी, और सिर्फ सनातन की बात नहीं है, आज सनातन की बात इसलिए क्योंकि गणेशोत्सव पर उस शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई है। किसी धर्म के साथ नफरत वाला अगर बर्ताव होता है तो वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब अगली खबर का रुख करेंगे। गुरुवार को पंजाब में किसानों ने आंदोलन किया। आज वो आंदोलन उग्र हो गया है। रास्ते रोके गए, ट्रेनों को रोका गया, 100 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल हो गई है। हजारों से ज्यादा लोग उन रास्तों का इस्तेमाल नहीं कर पाए अपने जरूरी कामकाज के लिए, जहां पर किसानों ने धरना देना शुरू कर दिया है। दरअसल जुलाई और अगस्त के महीने में जमकर बारिश हुई, बाढ़ आई पंजाब में, फसलें बर्बाद हो गई और इसी वजह से किसान एक बार फिर से सड़कों पर है और मांग कर रहे हैं कि उनकी फसल जो बर्बाद हुई है उसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए। कल यानी शनिवार को भी ये आंदोलन जारी रहने वाला है और अब तो इस आंदोलन में एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग भी उठने लगी है। अब ये एमएसपी क्या है, किसानों को किस बात का नुकसान हुआ है, तकलीफ क्या है, ये सारी बातें मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि पंजाब के किसानों की ये मांग किस ओर जाती हुई दिख रही है। लेकिन आज बेंगलुरु में फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, यहाँ तो सड़कें जाम हो गई, रेलवे ट्रैक जाम हो गए। वहाँ कर्नाटक में कावेरी के पानी के बंटवारे को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। फ्लाइटें देरी से चल रही है, कई लोग अपना जरूरी काम नहीं कर पाए हैं और ये किसान क्या मांग कर रहे हैं और क्यों किसानों को एक बार फिर से सड़कों पर उतर कर आना पड़ रहा है, इस विवाद को गहराई से समझिए। पंजाब के किसान फिर धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं।
पंजाब से दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाले हाईवे जाम है, रेलवे ट्रैक्स जाम है। पंजाब सरकार के खिलाफ किसान हमलावर हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। नुकसान की भरपाई की मांग की जा रही है। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਕੱਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ 12 ਵਜੇ ਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਥੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਦੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं। मुआवजे की मांग पहले शांतिपूर्ण ढंग से की गई। किसानों का आरोप है कि सरकार ने जब शांति की भाषा नहीं सुनी तब उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा। किसानों का आंदोलन गुरुवार से शुरू हुआ है और 3 दिन चलेगा। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਮਕਾਨ ਢਏ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। दिल्ली से अमृतसर जाने वाला ट्रैक जाम है। पठानकोट से अमृतसर रेलवे ट्रैक भी जाम है। पंजाब को चंडीगढ़ से जोड़ने वाला रेलवे ट्रैक भी जाम है। फिरोजपुर मंडल में 14 जगह किसान रेलवे ट्रैक्स पर धरना दे रहे हैं। अंबाला मंडल में किसान 4 जगह रेलवे ट्रैक्स पर बैठे हैं। 90 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द है और 150 लोकल ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। किसानों का धरना रविवार को भी जारी रहेगा और इसके उग्र होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। और कल सुबह से वो करीब 14 स्थान हमारे फिरोजपुर मंडल पे और 4 स्थान अंबाला मंडल पे, जो पंजाब राज्य में आता है, वो ट्रैक पे आके बैठे हुए हैं, जिसके कारण ट्रेन संचालन पूरी तरह से बाधित है, रुकी हुई है। और इसके चलते इन 3 दिनों में जो इन्होंने धरने का नोटिस दिया है, तकरीबन 90 हमारे मेल एक्सप्रेस ट्रेन और 150 पैसेंजर ट्रेन जो लोकल चलते हैं, उनको कैंसिल किया गया। उत्तर रेलवे की ट्रेन के रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से पंजाब पहुंचने वाले सभी रेल मार्ग रद्द हो चुके हैं। अमृतसर हावड़ा पंजाब में लुधियाना तक चलाई जा रही है। अमृतसर दरभंगा जननायक एक्सप्रेस रद्द है। 13152 13151 कोलकाता एक्सप्रेस रद्द है। 12318 अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन भी रद्द है। 14618 जनसेवा एक्सप्रेस रद्द है। 12408 न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस रद्द है। 15933 अमृतसर एक्सप्रेस रद्द है, जबकि 13307 गंगा सतलुज एक्सप्रेस भी रद्द है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस और शहीद एक्सप्रेस ट्रेन भी रद्द है। हिमगिरी एक्सप्रेस, बेगमपुरा एक्सप्रेस और जम्मू तवी कानपुर एक्सप्रेस का रूट बदला गया है। ट्रेन रद्द कर दी गई है जी, अकस्मात जी, बिना किसी सूचना के। अभी 1 घंटे पहले हमें सूचना मिली है, अभी ये ट्रेन कैंसिल हो गई है। बुजुर्ग माँ बाप है मेरे साथ, इतना बाहर है। अम्बाला में आए थे, ट्रेन बंद हो गई, कहते नहीं जाती। और रात में बसा वसा पालांगे मिली। हम बस ले लेंगे, लेकिन किसानों की सुविधा के लिए देखना चाहिए। अगर नहीं तो किसानों को नहीं देख रहे, तभी तो ये सब हो रहा है। मेरा नाम तेज प्रकाश साहू, हरिद्वार से गंगानगर जाना था। यहाँ के पता चला कि गाड़ी कैंसिल हो गई, यहाँ तक कैंसिल कर दी गई। टिकट हरिद्वार से सीधा टिकट नहीं देना चाहिए था ना इन्हें। किसान आंदोलन से रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ी हुई है। रेलवे को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अब वो सवाल कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। दरअसल जुलाई और अगस्त महीने में पंजाब में भारी बारिश हुई थी। पंजाब के 23 में से 21 जिले बाढ़ और बारिश से प्रभावित थे। 79 लोगों की इस दौरान मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल हुए थे। 6457 घरों को नुकसान हुआ था, जिसमें 947 घर पूरी तरह डैमेज हो गए थे, जबकि 5510 घरों को आंशिक नुकसान हुआ था। 63,700 जानवरों की मौत हुई थी
जबकि 1,90,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई थी। इसे नुकसान की भरपाई के लिए पंजाब के किसान भगवंत मान सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। पंजाब के किसानों का समर्थन करने के लिए हरियाणा के किसान भी पहुंचे हैं और भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा में यात्रा चल रही है। मैं पंजाब सरकार को बता देना चाहता हूं, हमारे किसानों के साथ अगर बदतमीजी करी, जिस तरह पिछली बार आप लोगों ने घरों से उठा करके हमारे किसान को भी शहीद कर दिया, अगर अब की बार किसानों के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करी तो हरियाणा का किसान भी पंजाब के किसान के साथ मिलकर के बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगा। पंजाब के किसान नेताओं का रेल रोको आंदोलन सिर्फ पंजाब सरकार से मुआवजे की मांग को लेकर नहीं, बल्कि केंद्र सरकार से एमएसपी बढ़ाने की मांग भी की जा रही है और किसान आंदोलन पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। एमएसपी की मांग हो रही है तो फसलों के एमएसपी के कुछ आंकड़े भी बताना जरूरी है। 2017 से 18 में धान का समर्थन मूल्य 1,550 रुपए प्रति क्विंटल था, जो साल 2023-24 के लिए बढ़कर 2,183 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। बाजरे का समर्थन मूल्य 2017-18 में 1,425 रुपए प्रति क्विंटल था, जो इस वित्तीय वर्ष बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। अरहर का समर्थन मूल्य 2017-18 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल था, जो इस वित्त वर्ष में बढ़ाकर 60,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। आंकड़े एमएसपी में बढ़ोतरी की बात कह रहे हैं, लेकिन किसानों का ये बढ़ोतरी नाकाफी लगती है। उत्तर भारत में फसलें बाढ़ से बर्बाद हुई और दक्षिण भारत में कर्नाटक में सूखे से बेहाल किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ भी ट्रेन रोकी गई और हाईवे भी जाम है। किसान संगठनों ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्नाटक में बंद रखा। प्रदर्शन के चलते बेंगलुरु आने जाने वाली 44 फ्लाइट्स भी रद्द हुई, हाईवे जाम रहे और कई ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी। बेंगलुरु में स्कूल और कॉलेज भी बंद रहे। प्रदर्शन के चलते बेंगलुरु अर्बन के अलावा मांड्या और चामराजनगर में धारा 144 लागू रही। रामनगर और हसन में भी धारा 144 लागू रही। पुलिस ने 50 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। Out of the 34 taluks in Karnataka, which are situated in the Kaveri basin, 32 are declared as severely drought hit. Our farmers do not have water today to support their one standing crop. And 1 crore people of Bengaluru are dependent on drinking water from Kaveri. The only source of rainfall for Karnataka is the southwest monsoons, which has already exhausted. Tamil Nadu is yet to receive rainfall from the northeast monsoons. And in this scenario, releasing additional water to Tamil Nadu will severely compromise the state's drinking water needs. And this is a very grim reality that needs to be presented before the Kaveri Water Management Authority. कर्नाटक में किसानों का प्रदर्शन तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी का जल बांटने को लेकर है। किसानों का आरोप है कि अपने प्रदेश में फसलें सूख रही है और दूसरे प्रदेशों के साथ नदी का पानी बांटा जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कर्नाटक से 3,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड के दर से कावेरी का जल तमिलनाडु को देने का फैसला सुनाया था, जिसका विरोध हो रहा है। अब सिद्धारमैया सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। 140 साल पुराने कावेरी जल नदी विवाद में इस बार भी पानी बंटवारे पर ही तकरार हो रही है। मानसून कमजोर रहने से कावेरी नदी के जलाशयों में इस बार पानी कम है। इसके बावजूद तमिलनाडु की तरफ से ज्यादा पानी की मांग हो रही है। तमिलनाडु ने इस बार कर्नाटक से 15,000 क्यूसेक पानी ज्यादा छोड़ने की मांग की। 18 सितंबर 2023 को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को आदेश दिया कि तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक पानी जारी करे। 28 सितंबर तक तमिलनाडु को पानी दिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर 1924 में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच समझौता हुआ था, लेकिन तमिलनाडु का कहना है कि 1956 में जब राज्य पुनर्गठित हुआ तो अंग्रेजों के जमाने के समझौते को रद्द माना जाना चाहिए। फिलहाल पानी पर दोनों राज्यों में तकरार जारी है और ये तकरार थमती हुई भी नजर नहीं आ रही। पूरा देश तैयार है 5 राज्यों के चुनाव के लिए, क्योंकि ये 5 राज्यों के चुनाव कहा जा रहा है दोनों ही पार्टियों के लिए या दोनों ही धड़ों के लिए लिटमस टेस्ट साबित होने वाले हैं। इन 5 राज्यों में 3 हिंदी भाषी राज्य हैं और वो 3 राज्य हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इन 3 राज्यों में से एक यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। इसीलिए मुकाबला बहुत कड़ा है। दोनों ही पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है कि वहां उनकी सरकार किसी भी कीमत पर काबिज हो जाए। बीजेपी ने कई इलाकों में अपने कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं और कांग्रेस ठोक बजाकर अपने उम्मीदों की और उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जनता के सामने रखने वाली है। थीम सॉन्ग भी बीजेपी का लॉन्च हो गया है और वो ये इशारा कर रहा है कि इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और उनकी सरकार के काम पर इन राज्यों में चुनाव लड़े जाने हैं। लेकिन मैनिफेस्टो से लेकर वादों से लेकर मजबूत रणनीति तक किसका खेल कितना आगे पहुंचा है, ये रिपोर्ट डिटेल एनालिसिस के साथ। पांच राज्यों का चुनावी रण, बदलेगा ट्रेंड या बनेंगे नए समीकरण। 2024 के पहले सत्ता का सेमीफाइनल, पंजे की होगी वापसी या फिर खेलेगा कमल। लोकसभा चुनावों से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा है। उनमें से तेलंगाना और मिजोरम को छोड़ दें तो बाकी 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ न सिर्फ बड़े राज्य हैं, बल्कि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। कांग्रेस के सामने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बचाने की चुनौती है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के लगभग 1.5 दशक से ज्यादा की सत्ता को हिलाना भी है। जबकि बीजेपी की कोशिश है कि वो मध्य प्रदेश का किला बचाने के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता पाने की कोशिश करे। मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी, हाँ मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। ये थीम सॉन्ग बीजेपी की चुनावी रणनीति का पूरा रोड मैप बता रहा है। कुछ ही दिनों में 5 राज्यों में आचार संहिता लगने वाली है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से बीजेपी से चुनाव प्रचार का औपचारिक श्री गणेश कर दिया। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से साफ लग रहा है कि इस बार बीजेपी पीएम मोदी की लोकप्रियता और प्रदेशों में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाली है। जब मोदी गारंटी देता है, जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है। याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। जाहिर है इन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति पीएम मोदी के करिश्मे का फायदा उठाने की है। पीएम मोदी मतदान तक चुनावी राज्यों का धुआंधार दौरा करने वाले हैं। उनके अगले हफ्ते के चुनावी रैलियों की बात करें तो 2 अक्टूबर चित्तौड़गढ़ राजस्थान, ग्वालियर एमपी, 3 अक्टूबर जगदलपुर छत्तीसगढ़, निजामाबाद तेलंगाना, 5 अक्टूबर जोधपुर राजस्थान, जबलपुर मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश को बीजेपी और आरएसएस का गढ़ माना जाता है, लेकिन साल 2005 से यहाँ बीजेपी की सियासत शिवराज सिंह चौहान के इर्द गिर्द घूम रही है। वो 16 साल से भी ज्यादा वक्त से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस बार बीजेपी का चेहरा नहीं होंगे। दरअसल पिछले चुनाव में शिवराज ही बीजेपी का चेहरा थे, लेकिन तब कांग्रेस ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया था। इसीलिए बीजेपी आलाकमान इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी अब तक एमपी में 79 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जिसमें से 77 सीटें वो हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। इन सीटों को कांग्रेस से छीनने के लिए बीजेपी ने अपने कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। नई सूची में 7 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजनीति से उठाकर बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ा रही है। इनमें 3 केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल के अलावा 4 सांसद भी शामिल हैं। एमपी में इन दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारने का मकसद न केवल एंटी इनकम्बेंसी की संभावना को खत्म करना है, बल्कि आसपास की सीटों पर उनके प्रभाव का फायदा उठाना भी है। जल्द ही बीजेपी की तीसरी लिस्ट आने वाली है और माना जा रहा है कि इन 2 लिस्ट के मुताबिक ही इस लिस्ट में भी चौंकाने वाले नाम शामिल हो सकते हैं। उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बार एमपी को लेकर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। एमपी में कांग्रेस 4 अलग अलग इलाकों से जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, लेकिन इन्हें कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कमलनाथ लीड नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया है कि एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत तय है। Right now, we are probably winning Telangana. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. एमपी के बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। एमपी की तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को सत्ता में वापसी की उम्मीद है, क्योंकि यहां हर बार सत्ता परिवर्तन का रिवाज नहीं है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद हुए पहले चुनाव से बीजेपी 2018 तक सत्ता में रही और 2018 में कांग्रेस ने ऐतिहासिक वापसी की। 2018 में कांग्रेस ने राज्य की 90 में से 68 सीट जीती थी, जबकि बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई। इस बार कांग्रेस पूरी तरह सीएम भूपेश बघेल के भरोसे है, तो बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में जा रही है, जिसकी कमान केंद्रीय नेतृत्व ने खुद संभाल रखी है। बीजेपी ने एमपी के साथ पहली लिस्ट में 17 अगस्त को छत्तीसगढ़ के लिए भी 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। यहां कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की रैलियां हुई, तो बीजेपी की ओर से पीएम मोदी रैली कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार चुनावी बैठकें कर रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला राजस्थान में होने वाला है। राजस्थान में न कांग्रेस ने अपना चेहरा घोषित किया और न बीजेपी ने। राजस्थान में 25 सालों से सत्ता बदलने का ट्रेंड है और अब तक अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच सीएम पद की अदला बदली होती रही है। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री बनी। इस बार भी कई सर्वे में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी की सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है, लेकिन इस बार हालात बदले हुए दिख रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में अब तक वसुंधरा राजे बीजेपी का चेहरा रही है, लेकिन इस बार पार्टी किसी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए बगैर चुनाव मैदान में उतर रही है। पीएम मोदी ने 27 सितंबर को साफ कर दिया था कि राजस्थान में पहली बार सामूहिक नेतृत्व यानी पार्टी का चुनाव चिन्ह ही चेहरा होगा। मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता से कहूंगा कि हमारी पहचान और हमारी शान सिर्फ कमल का फूल है।
इसलिए बूथ बूथ पर कमल का फूल खिले, इसके लिए हमें प्रयास करना है। कहा जा रहा है कि एमपी की तरह राजस्थान में भी बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है। उधर कांग्रेस की बात करें तो 1958 से 2018 तक अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस का अघोषित चेहरा रहे हैं। लेकिन 2018 में पहली बार सीएम पद के लिए उनको सचिन पायलट ने गंभीर चुनौती दी थी। इस चुनाव में हालांकि कांग्रेस अशोक गहलोत की योजनाओं के सहारे चुनावी रणनीति बना रही है, लेकिन राहुल गांधी खुद मान चुके हैं कि राजस्थान में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. Okay. So that's what it's looking like, and by the way, that's also what the BJP is internally saying. Right. 24 घंटे सक्रिय रहना और जल्दी फैसला लेना, बढ़त लेना नई राजनीति का माइंड गेम बन गया है। 2014 में सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने इस ट्रेंड की शुरुआत की, क्योंकि सियासी सक्रियता कहीं न कहीं वोटरों और वोटिंग पैटर्न पर भी असर डालती है। तो दिल की धड़कनें इन पार्टियों की कभी तेज कभी कम होती है, और इस दिल की धड़कन को दुरुस्त जनता करेगी वोट डालकर। अब वो किसके दिल को दुरुस्त करती है ये जनता जनार्दन जानती है। लेकिन हम अपने दिल की जरा बात क्यों ना करें, क्योंकि आज वर्ल्ड हार्ट डे है। आए दिनों में हमने देखा है कि कितने ऐसे सेलेब्स हैं जो बढ़िया खान पान करते हैं, बढ़िया उनका रूटीन होता है, जमकर जिम में एक्सरसाइज करते हैं, उसके बावजूद हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे हमने हाल के दिनों में बहुत केसेस देखे हैं। ये हो क्यों रहा है? ऐसी कोई बात है जो हम चूक रहे हैं या हमारे ध्यान में आ नहीं पा रही है? आज अपने दिल को थाम कर मोहब्बत से दिल को तंदुरुस्त रखने वाली इस खबर को देखिए। दिल धड़कना हो रहा बंद। अचानक क्यों जा रही जान? धड़कते दिल का समाधान। कोविड के बाद लोगों में दिल की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। देश के जाने माने सेलिब्रिटी अचानक हुए हार्ट अटैक से मारे गए हैं। आज युवा आबादी में दिल से संबंधित समस्याएं ज्यादा देखी जा रही हैं। दिल का दौरा और अन्य हृदय रोग दुनिया भर में हमेशा से प्रमुख स्वास्थ्य मुद्दा रही है। इस बार भी विश्व हृदय दिवस की थीम 2023 हर दिल के लिए दिल का उपयोग करें रखी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि साल दर साल मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कम उम्र में ये बीमारी हो रही है। सारी दुनिया में दिल से जुड़ी बीमारियों से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन युवा पीढ़ी में बढ़ती दिल की बीमारियां दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। दुनिया में 53 करोड़ लोग दिल के मरीज, हर साल करीब 2 करोड़ लोगों की मौत। कुल बीमारियों से मौतों का आंकड़ा 33%। चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा मौत। 2016 में भारत में कुल मौतों में दिल की बीमारी से मरने वालों की संख्या 28.1% थी, जबकि 1990 में ये 15.2% था। हृदय रोग से बचाव के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार इसे और भी ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है। जिस तरह से युवा वर्ग इसका शिकार होने लगा है,
ये बहुत ही चिंता का विषय है। जहां पहले 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को दिल की बीमारियां होती थी, वहीं अब 20 से 40 साल के युवा और 12 साल के बच्चे दिल की बीमारियों के शिकार होने लगे हैं। पिछले 12 सालों में 18 गुना इजाफा हुआ है। BHU अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार 2011 में जहां हर हफ्ते OPD में 100 मरीज पहुंचते थे, वहीं अब 2023 में हर दिन 300 मरीज पहुंच रहे हैं। 20 साल से कम उम्र के 30 बच्चे हर सप्ताह OPD में पहुंच रहे हैं और वहीं 30 और 45 साल की उम्र में ही महिलाएं दिल की रोगी बन रही हैं। अस्पतालों में इसी उम्र के मरीज अधिक आ रहे हैं। दरअसल स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से लोगों को दिल से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए मोटापे को भी एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। भारत में 13.5 करोड़ लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। हर 16 महिलाओं में से एक मोटापे की शिकार हो रही है। 25 पुरुषों में से एक मोटापे का शिकार हो रहा है। ऐसा कई सारी स्टडीज में देखा गया है, कई सारे अध्ययन हुए हैं जिसमें देखा गया जो स्ट्रेस है उसका डायरेक्टली लिंक्ड है आपके हार्ट से। मतलब हार्ट अटैक की संभावना उन लोगों में बढ़ जाती है जिनको काम का या प्रोफेशनल लाइफ का या पर्सनल लाइफ का या फैमिली लाइफ का बहुत स्ट्रेस है। ज्यादातर लोग जो कंप्यूटर से जुड़े काम करते हैं वो मोटापे का ज्यादा शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनका ज्यादा समय कंप्यूटर पर बैठे बैठे ही निकल जाता है और बाकी बचा हुआ टाइम वो सोशल मीडिया पर बिताकर निकाल देते हैं। सोशल मीडिया दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए खतरा बन रहा है, क्योंकि हम अपना ज्यादातर समय वीडियो देखने में बिता रहे हैं। हमारी दिनचर्या वर्चुअल इंटरेक्शन में बीतती है और फिजिकल एक्टिविटी की कमी रहती है, जिस वजह से हृदय रोग बढ़ रहे हैं। रात को मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करते करते कैसे घंटे बिता दिए जाते हैं कि सारी नींद बिगड़ रही है। डॉक्टरों के मुताबिक जो लोग हर रोज 7 घंटे से कम सोते हैं, उन्हें दिल का दौरा, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन होने की संभावना ज्यादा है। दिल से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। दिल से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए इन लक्षणों के आते ही अलर्ट हो जाएं। जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, जल्दी थक जाना, सांस फूल जाना, सीने में दर्द होना, जलन महसूस होना, सिर घूमना, चक्कर आना, पेट और सीने में एक साथ दर्द होना, बीपी का बढ़ना और घटना। ये सब दिल से जुड़ी बीमारियों के शुरुआती लक्षण हैं। इन सब बीमारियों से सावधान रहने के लिए आपको इन बातों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। प्रतिदिन व्यायाम और योग के लिए समय निकालें। तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें। फलों का यानी रेशेदार भोजन करें। फास्ट फूड और तेलीय खानों से बचें। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, वेट नियंत्रित रखें। सिगरेट, तंबाकू और अल्कोहल का प्रयोग बिल्कुल न करें। हर 6 महीने के अंदर हार्ट से संबंधित जरूरी जांच कराते रहें। तभी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आपका दिल ठीक रहेगा। दक्षिण पूर्व एशिया में हर साल 39 लाख लोगों की जान ले लेता है हृदय रोग। इसलिए दिल को महफूज रखें, टेंशनों से बचें। दिल अच्छा तो सब अच्छा। ये दिल का मामला है और आपका और मेरा रिश्ता भी तो दिल ही से जुड़ा हुआ है। इसीलिए चाहती हूँ कि आप अपने दिल का बहुत बहुत ख्याल रखें। मुझे इजाजत दीजिए। तो रूबिका लियाकत शो में आप देखते रहिए भारत 24।